So, a very warm, divine, sublime good morning to one and all present here. So, today we are studying design thinking. डिज़ाइन थिंकिंग एक यूनिक सा सब्जेक्ट है जो CSBS में सिर्फ पढ़ाई होता है। तो डिज़ाइन थिंकिंग वो समझने से पहले मुझे समझता है कि सिलेबस आप सबने देखा होगा कि किस टाइप में डिज़ाइंड है। बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है जिसको जिस इंसान ने इसकी ब्यूटी को समझ लिया, समझ लो वो पक्का इंजीनियर बन चुका है। इंजीनियर नहीं, वो इंजीनियर से पढ़कर है, क्योंकि इंजीनियर्स इसकी ब्यूटी नहीं समझ पाएंगे। एक्चुअल में ये सब्जेक्ट इंजीनियर्स के लिए ही नहीं है। ये सब्जेक्ट इंजीनियर्स कर सकते हैं, पर वो इंजीनियर्स के लिए नहीं है। वो ये उनके लिए है जो इंजीनियर्स को मैनेज करते हैं। आपने वो टर्म सुना होगा, इंजीनियर्स क्या करता है, बस एक काम करता है सिर्फ। ये इंजीनियर, टिपिकल इंजीनियर लैपटॉप पे बस काम करेगा कि इसको जो बता दो, इंटरफेस इस टाइप में कुछ बटन्स वगैरह वगैरह, ये सब ये इंजीनियर करता है। तो ये काम इसे कौन बताता है? काम इसे बताता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना, इसको ना कोडिंग आती है, इसको ना कुछ भी नहीं आता। इसको क्या आता है? इसको बस प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना आता है। इसके पास क्रिएटिव टीम है, इसको क्रिएटिविटी आती है, इसको आइडियाज आते हैं, और ये इसको देता है अप्लाई करने के लिए। तो ये सब्जेक्ट इनके लिए है। ये सब्जेक्ट आपको बॉस बनाने के लिए, आपको नौकर बनाने के लिए नहीं है, इंजीनियर बनाने के लिए नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट इंजीनियर्स आर लाइक स्लेव और इंजीनियर्स आर सर्वेंट्स, ऐसा ऐसा मैंने कुछ नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा कि ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है डिजाइन थिंकिंग, इसको लेके बहुत परसेप्शंस है लोगों के कि यार ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। वो आप ओपन माइंडेड पढ़ो तो एक बार, फिर समझ में आएगा आपको कि कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ये, और ये आपको क्या बताना चाह रहा है, आपको क्या देना चाह रहा है। एक्चुअली ये कोर्स आपको कुछ सिखाना नहीं चाह रहा, ये आपको सब कुछ करवाना चाह रहा है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जो लोग बोलते हैं ना, इससे हमें फ्यूचर में क्या फायदा, आप देखो इससे क्या फायदा है। ये आपका सब्जेक्ट है जो आपको बताता है कि फ्यूचर में वो क्या करना है। लीडरशिप ओरिएंटेड लर्निंग आपको देगा। बता रहा हूँ, अभी मैं इसका शुरू करता हूँ इसके लेक्चर से ना। तो इसे हम, क्योंकि हम RGPV के हिसाब से अपने सिलेबस को ऑपरेट कर रहे हैं, पर इसे कोई भी कोर्स के कोई भी कोर्स बोल रहा हूँ मैं, कोई भी यूनिवर्सिटी को रेफर किया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम में सिलेबस सेम ही है। तो इसके हिसाब से हम क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसका हम लर्निंग पैटर्न थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो कि डिज़ाइन थिंकिंग में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं भी ग्रेजुअली एग्जाम्स को, एग्जाम्स में क्या पूछे जाते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आज हम ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी समझेंगे क्या होता है क्या। तो द फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जाता है पेपर में, एक्चुअल पेपर में, लाइक व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजाइन थिंकिंग, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटेशनल थिंकिंग। सो क्वेश्चन लाइक एक चीज तो समझ में आ रहा है कि डिजाइन थिंकिंग और कंप्यूटेशन थिंकिंग दो अलग अलग चीजें हैं, इनके बारे में हमें नहीं पता। सबसे पहले समझते हैं कि ये दोनों क्या क्या है। तो इस ये PDF है, इसको मैंने बनाया है। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजाइन थिंकिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ओके, so design thinking and computational thinking are two distinct approaches to problem solving। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास वैसे मल्टीपल अप्रोचेस होती हैं, पर और डिजाइन थिंकिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग दोनों में से कोई भी दो अप्रोच है। तो डिजाइन थिंकिंग इज अ नॉन लीनियर आइटरेटिव प्रोसेस। ये क्यों बोला है ऐसा, मैं बताऊंगा अभी। नॉन लीनियर आइटरेटिव प्रोसेस, इसका भी आप याद रखो, that teams use to understand and users and challenge assumptions वगैरह वगैरह create innovative solutions to prototype and tests. It particularly useful tackling ill-defined unknown problems, the process involving okay. So मैं अब सीधा डिफरेंस पे चलता हूँ। ये तो इसने बताया कि डिजाइन थिंकिंग क्या है। डिजाइन थिंकिंग एक नॉन लीनियर आइटरेटिव प्रोसेस है। नॉन लीनियर मीन्स क्या होता है? नॉन लीनियर मीन्स ग्राफिकल फॉर्म में नॉन लीनियर मीन्स, लीनियर ये होता है, नॉन लीनियर इस टाइप में होता है, इरेगुलर सा। तो नॉन लीनियर किस सेंस में ये बोल रहा है? ये इस सेंस में बोल रहा है कि यूजर्स के हिसाब से, अगर लेट्स सपोज यूजर्स मेरे इस टाइप में है, कुछ कुछ को कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, किसको कुछ कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं अपना इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। मेरा कोई फिक्स
फिक्स्ड स्लोप नहीं है, यानी कि लीनियर नहीं है, मैं नॉन लीनियर हूँ, मैं यूजर्स के हिसाब से अपने फीचर्स में बदलाव कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ फीचर्स के हिसाब से, और अंडरस्टैंडिंग यूजर्स और एजम्पशंस को देख रहा हूँ, और प्रॉब्लम्स को देख रहा हूँ कैसे रिफाइन कर सकते हैं, और कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल रहा हूँ, उसके प्रोटोटाइप कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं किसके अंडर कर रहा हूँ? डिज़ाइन थिंकिंग के अंडर कर रहा हूँ। दिस इज द डिज़ाइन थिंकिंग। तो हमने डिज़ाइन थिंकिंग का डेफिनेशन देखा, क्या होती है डिज़ाइन थिंकिंग। हाँ, तो नेक्स्ट कुछ 5 डिज़ाइन थिंकिंग के कोई 5 फेजेस होते हैं। फेजेस इन द सेंस कि अगर मुझे एक प्रॉब्लम को टैकल करना है, ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, कंपनी में उसके आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई, इसे टैकल मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले एम्पैथाइज़। एम्पैथाइज़ मीन्स कि जो भी इसके यूज़र्स हैं, जो भी इसके यूज़र्स हैं, जो इसे यूज़ करेंगे, आपको उनके शूज़ में जाना पड़ेगा। शूज़ में जाने का मतलब ये मत समझ लेना कि नहीं है, फेज है कि शूज में जाना पड़ेगा, यानी कि आपको उनके प्लेस में जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम अगर मेरे साथ है तो मैं इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। यूजर्स के पर्सपेक्टिव को सोचना पड़ेगा, यूजर पीओवी, यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, नीड्स को समझना पड़ेगा, यूजर्स रिसर्च करने पड़ेगा। तो ये सब जो भी ये सब जो भी आपको फर्स्ट में काम करना है, इसको बोलते हैं एम्पैथाइज। एम्पैथाइज करना पड़ेगा। आप समझ चुके हो। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको समझना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड इज डिफाइन। आप कितना अच्छा प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, स्टेट करते हो, स्टेट यूजर्स, इसमें था रिसर्च यूजर्स, इसमें था स्टेट यूजर्स, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। इसको देख के आपने जो समझ में आया आपको, उसने उसको आपने स्टेट किया, उसने आपको लिख लिया कहीं, या एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिजाइन कर दिया कि ये प्रॉब्लम था, मुझे जो फील हो रहा था, अब मैंने उसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिजाइन कर दिया। जैसे कॉलेज कॉलेज के सिस्टम में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये हो सकती है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं तो इनकंसिस्टेंसी ऑफ अटेंडेंस इन द कॉलेज, ये हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये एक हो सकता है, डिफाइन किया हमने। नेक्स्ट इज आइडिएट। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास जो हमने क्रिएट की, उसके उसमें असम्पशंस और उसके इसके लिए आइडियाज डेवलप करो। आइडियाज, कुछ क्रिएटिव आइडियाज, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करो, कुछ ऐसा जो कभी इम्प्लीमेंट ना हुआ हो, कुछ ऐसा, कुछ क्रेजी सा। यही हमें आइडिएट स्ट्रेटेजीज बताती है। जो तीसरा थर्ड स्टेप है वो हमें यही बताता है कि कुछ आइडिया डेवलप करो, कुछ क्रिएटिव सोचो। तो हमने आइडिया डेवलप कर दिया कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं, इन प्रैक्टिकल भी नहीं। जैसे स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स आएंगे उसमें पैसे देंगे, तो वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो गया। तो आप कुछ भी ऐसा क्रेजी सा आइडिया सोचो जो आप सोच सकते हो अपने अपने स्तर पे। तो जब आप आइडिया सोच लिए तो नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोटोटाइपिंग। कि आप जो आइडिया बनाया उससे कोई भी प्रोटोटाइपिंग क्रिएट सा सॉल्यूशन कर दो कि आप किसी को भी दिखा सको कि ये काम कैसे करता है। तो एट द एंड जो मेंबर होगा जो इसे इम्प्लीमेंट करने में आपकी हेल्प करेगा, वो प्रोटोटाइप देख के समझ सकता है कि ये बंदा सोच क्या रहा है। नहीं तो आप इसे आइडिया सुनाओगे तो वो काफी टीडियस प्रोसेस हो जाएगा उसे समझाने में। तो प्रोटोटाइपिंग समझने में ये फायदा होता है प्रोटोटाइपिंग स्टेप में। तो क्रिएट टू स्टार्ट सॉल्यूशन, क्रिएट स्टार्ट टू क्रिएट सॉल्यूशन। ओके, तो अब अगर आप प्रोटोटाइप बना लिए, नेक्स्ट प्रोटोटाइप इन द सेंस आपको कोई कोडिंग वगैरह नहीं करना, बस आपको एक इंटरफेस दिखाना है। या इंटरफेस या इस टाइप का एक फोन की ऐप रहेगी, एक क्लिक करूंगा तो यहाँ पहुंच जाएंगे, एक क्लिक करेंगे यहाँ पहुंच जाएंगे, इस टाइप कुछ बना सकते हो। फिग्मा बना सकते हो, यूआई यूएक्स, ये तो आप इंजीनियर आपको पता ही होगा। तो एक बेसिक सा प्रोटोटाइप बनाना है, कुछ भी बना सकते हो कि कैसे काम करेगा, कैसे टैकल करेगी इस प्रॉब्लम को प्रोटोटाइप के थ्रू। नेक्स्ट इज टेस्टिंग। अगर आपने वो बना लिया, फिर आप लोगों को दिखाओ, उनके फीडबैक्स लो, उनके फीडबैक लो। ये अपने मान लो एक कुछ बना दिया ऐप टाइप में, ये मैंने पिक्चर बना दिया कुछ मैंने कि इस टाइप का दिखेगा मेरा ऐप। अब मैंने लोगों से पूछा, मान लो 10 लोगों से पूछा मैंने, 10 लोगों को में से 6 लोगों को पसंद आया, 3 लोग या 4 लोगों को पसंद नहीं आया। तो मैं जो नहीं आया उनसे फीडबैक लूंगा और फिर वापस जाऊंगा अपने आइडिया स्ट्रेटेजी में, इसमें चेंज करूंगा। तो ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस नहीं हो गया। तो थोड़ी देर पहले याद करो मैंने क्या बोला था डिजाइन थिंकिंग में, कि इट इज अ आइटरेटिव रिपीटेटिव प्रोसेस। बोला था ना, इट इज अ आइटरेटिव प्रोसेस। आइटरेटिव मीन्स रिपीटेटिव प्रोसेस। ये रिपीट करना पड़ता है इसे बार बार। किसके बेसिस में रिपीट करना पड़ता है? फीडबैक के बेसिस में, टेस्टिंग के बेसिस में।
सो अगर हम किसी प्रोसेस में टेस्टिंग के बेसिस में या फीडबैक के बेसिस में जो प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं ताकि उसकी एक्यूरेसी बढ़ सके, हम और यूजर को टारगेट कर सके, यूजर, क्योंकि हमारा मेन मोटो ही तो यूजर एक्सपीरियंस है, इनोवेशन है, रिफाइनमेंट प्रॉब्लम्स है, अगर हम उसे टैकल कर सके, दिस इज डिजाइन थिंकिंग, नथिंग एल्स। नेक्स्ट इज डिजाइन थिंकिंग। अब यहाँ पर आता है डिफरेंस। सो डिजाइन थिंकिंग इज अ ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच। गाइस हमें पता होना चाहिए कि हम अभी डिफरेंस लिख रहे थे, हमने तो अभी डिजाइन थिंकिंग को डिफाइन किया है क्या, अब हम उसके डिफरेंस भी लिखेंगे ना। तो डिजाइन थिंकिंग इज अ ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच focusing on creating solutions, meeting people's need, integrating needs of people, possibilities of technology, and requirements of business success. तो ये सब डिजाइन थिंकिंग की चीजें हैं। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, computational thinking refers to the process through processes involved in formulating problems, so their solution must be represented as computational steps and algorithms. इट मीन्स कि जैसे कि जो भी कंप्यूटराइज थिंकिंग होती है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग होता है, उसमें क्या होता है बेसिकली, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उस प्रॉब्लम्स को, उसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं यूजिंग कंप्यूटेशनल स्टेप्स, यूजिंग नॉट यूजिंग इनोवेशन एंड यूजर के डिमांड के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं। एक कंप्यूटेशनल स्टेप्स होता है और कुछ एल्गोरिदम्स होती है उसी के बेसिस में। एल्गोरिदम इन द सेंस कि लेट सपोज हमें एग्जांपल के तौर पे हमें स्टूडेंट्स को सॉर्ट करना है, स्टूडेंट्स के लिस्ट को सॉर्ट करना है, तो हमारे पास गिने चुने एल्गोरिदम्स है, हम उसी का यूज करेंगे। हम कुछ इसमें इनोवेटिव नहीं थिंक कर सकते, इनोवेशन नहीं, कुछ नहीं। हमारे पास गिना चुना एल्गोरिदम है कंप्यूटेशनल का, हम उसी को लगा सकते हैं। इससे ये हमें इसमें ये नुकसान है कि हमें वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को टैकल करने में दिक्कत होती है। हम वही प्रॉब्लम्स को टैकल टैकल कर सकते हैं जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व किए गए हैं और उनका एल्गोरिदम हमारे पास है, हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को कंप्यूटेशनल थिंकिंग में सॉल्व कर सकते हैं। This is the main example, main difference. So it is a set of problem solving method that involves expressing problems and their solutions in ways that a computer can also execute. जो in such a way, मतलब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें इस तरह से करना पड़ेगा कि कंप्यूटर उसे इजीली एग्जीक्यूट कर सके, in such a way that a computer can easily also execute. It includes skills like abstraction, pattern recognition, algorithm design and debugging. ये सब काम इसमें होना चाहिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग में। समझ रहे हो किस तरफ ये पॉइंट कर रहा है? ये एक्चुअली ये सी बोल इसमें लिखा हुआ था ना, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है। तो ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग कौन सा सेंटर्ड अप्रोच है, बता सकते हैं थोड़ा? सोचो, ये एक कंप्यूटर सेंटर्ड अप्रोच मेरे को लग रहा है, अगर मैं इसका वर्ड वर्ड दूं तो। So there are two main key differences. First is focus. So design thinking is a user centric approach. हम यूजर के हिसाब से चेंज करते हैं। यूजर ने कुछ बोल दिया, यूजर ने बोला कलर पसंद नहीं आया तो हम कलर चेंज कर देंगे। इस टाइप का कुछ डिजाइन थिंकिंग इस टाइप में काम करता है। While computational thinking is a process created through outcome. It is a process this is process centered. मतलब अगर यूजर ने बोला कि कलर पसंद नहीं आया तो हम यूजर का नहीं सुनेंगे। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है तो उसमें ब्लू कलर यूज होगा, क्योंकि ब्लू कलर दिखाता है ट्रस्ट को। अगर हमारे हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई एंगेजमेंट वेबसाइट है, लाइक कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसमें येलो यूज करेंगे, क्योंकि येलो दिखाता है, थोड़ी शाइनी होती है, अट्रैक्शन लेता है। तो अभी मेरे को यूजर बोले ना येलो की जगह मुझे ब्लू चाहिए, तो मैं ब्लू नहीं रखने वाला, क्योंकि येलो मुझे पता है वो ये एक एल्गोरिदम है कि येलो बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो हम येलो यूज करेंगे। जैसे अमेजोन का एग्जांपल ले लो, अमेजोन का भी अप्रोक्सीमेटली येलो है, येलोइश टाइप में टोन है, पूरे थीम है वेबसाइट का। तो इस टाइप में मुझे पहले से पता है कुछ कुछ चीजें। और एक अच्छा मॉडल वही होता है जो डिजाइन थिंकिंग मॉडल भी हो और कंप्यूटेशन मॉडल दोनों हो। एक अच्छा मॉडल वो होता है। अगर आपका मॉडल सिर्फ डिजाइन थिंकिंग में फोकस करता है तो भी अच्छा मॉडल नहीं है वो, और अगर सिर्फ कंप्यूटेशन में फोकस करता है वो भी अच्छा मॉडल नहीं है। दोनों जिसमें हो वो बेस्ट मॉडल है। सो फर्स्ट इज was focus and the second was outcome. Outcome is the second key difference. Design thinking aims to create innovative, जिसे मैंने बताया था, user focused solution, whereas computational thinking aims to solve an efficient logical manner. क्लियर? ये efficient and logical manner में solve करने में विश्वास रखता है, that can be executed by a computer. ठीक है? Third is third point. Okay. Third is process. Design thinking is a iterative process. Iterative process means मैंने बताया था को एक लूप में रन होगा, अगर फीडबैक किसी ने दिया तो फिर वो दोबारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्रिएटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग। ये एग्जैक्टली प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग भी होते हैं इसमें। While computational thinking involves logical analysis and algorithm thinking.
लॉजिकल एनालिसिस यानी कि लॉजिक्स पे हम रखते हैं कि लॉजिक जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो वो लॉजिक कितना सही है और उसे कितना एफिशिएंट हम कर सकते हैं। एंड एल्गोरिदम थिंकिंग, कि एल्गोरिदम कौन सा यूज़ होना चाहिए, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, उनमें से कौन सा सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं बेस्ट केस के लिए। नेक्स्ट, बोथ अप्रोचेस आर वैल्यूएबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स एंड कैन समटाइम्स बी यूज्ड टुगेदर, जैसे मैंने बताया, टू अचीव कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। डन। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो हम इतना भी लिखेंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए, आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो फिर आप खुद से बना के भी लिख सकते हो। इसमें 3 पॉइंट्स मैंने बता दिए आपको कि क्या क्या यूज हो। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 स्टेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग को डिस्कस करो, और व्हाई प्रोटोटाइपिंग इज इम्पोर्टेंट डिजाइन थिंकिंग, क्यों जरूरी है प्रोटोटाइपिंग। तो 5 स्टेजेस आर क्वाइट इजी। फर्स्ट स्टेज मैं आपको पूरा ही पढ़ने वाला, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेज जैसे एम्पैथाइज, तो मैंने बता दिया था ऑलरेडी यहाँ पर कि कौन कौन से 5 स्टेजेस होते हैं अच्छे से। तो फर्स्ट स्टेज वाज एम्पैथाइज, सेकंड स्टेज वाज डिफाइन, थर्ड स्टेज वाज आइडिएट, एंड फोर्थ स्टेज वाज प्रोटोटाइपिंग, एंड फिफ्थ स्टेज वाज टेस्टिंग। तो मैं यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है, मैं आपको ये भी मेरी वेबसाइट में मिल जाएगी, ड्राइव पे लिंक डाल दूंगा मैं, और डिस्क्रिप्शन में होगी। नेक्स्ट इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्यों जरूरी है, यहाँ पर लेना है कि प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बेसिकली प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो हम बना रहे थे डिजाइन थिंकिंग में, वो क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है हमारे पास, तो अगर हमें कुछ चेंज करना हो, लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोटोटाइप है, अगर हमारे पास कुछ चेंज करना हो कोई फीचर में, तो हम इसे सीधा इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो चेंज। अगर हमें वो चेंज पसंद नहीं है तो हम नहीं करेंगे। प्रोटोटाइप ये बेनिफिट देता है हमें। अब जैसे हमारे पास वो आइडिया में ही, जैसे प्रोटोटाइप नहीं है हमारे पास, और हमें कुछ चेंज करना हो, तो हम इस आइडिया में ही कैसे चेंज करेंगे। वो आइडिया तो खुद हमें धुंधला सा याद होगा, उसमें मैं कुछ चेंज भी करूंगा तो मैं को और भूल जाऊंगा वो। तो इसीलिए प्रोटोटाइपिंग मॉडल वहाँ काम आता है। सेकंड इज फीडबैक। अगर मुझे आपको दिखाना हो कि बताओ ये कैसा लग रहा है मॉडल, कैसा पसंद आ रहा है कि नहीं आपको, तो मैं आपको आइडिया कैसे दिखा सकता हूँ, मैं आपको लेकिन प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ। तो फीडबैक लेने में काफ़ी ज़रूरी होता है। फिर सेकंड थर्ड पॉइंट इज कम्युनिकेशन। मैं आइडिया के थ्रू थोड़ी आप बताओगे मेरे को आइडिया, मैं आपको आइडिया सुना दूंगा, पर आप आइडिया से अच्छे तो आपको फील नहीं आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं सोच क्या रहा हूँ। पर प्रोटोटाइप से आपको बेटर हो सकता है, तो बेटर कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज फेलियर एज अ लर्निंग टूल। लाइक इसका मैं पढ़ लेता हूँ एक बार बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फेलियर एज अ लर्निंग टूल, like prototyping embraces the possibility of failure, as, but as a learning tool, it helps identify the flaws and areas of improvement early in the process. एक प्रोटोटाइप अगर हमारे पास हो, तो हमें इसके मतलब फेलियर के बारे में हम काफी पहले पता चल सकता है, यानी कि आइडिया काम करेगा नहीं करेगा, उसके कुछ डिसएडवांटेज, उसके फ्लॉज, उसमें इंप्रूव किस एरिया पे किया जा सकता है। ये सब प्रोटोटाइपिंग में हमें बेटर समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा एज कम्पेयर टू आइडिया। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफिशिएंट, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट बहुत कम आता है, पर इसके फायदे बहुत हैं। सो इट इज इट्स मोर कॉस्ट एफिशिएंट टू मेक टू अ प्रोडक्ट देन टू फुल्ली डेवलप सिस्टम। जो हम एक फुल्ली डेवलप सिस्टम बनाएंगे, एक कंप्लीट प्रोडक्शन वेबसाइट या प्रोडक्शन ऐप, कोई भी प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके लिए अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट काफ़ी चीप रहेगा। तो इसके बेनिफिट्स, ये काफ़ी चीप रहेगा और इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो इस टाइप का हम थिंकिंग रखते हैं इसमें कि व्हाई प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज इम्पोर्टेंट। तो दीज आर द पॉइंट्स। नेक्स्ट इज इन समरी भी है। इन समरी, प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज अ क्रिटिकल स्टेप इन डिजाइन थिंकिंग बिकॉज इट ब्रिंग्स ideas to life, allows to early testing and refinement, and ultimately leads to more user-centric and efficient solution. नेक्स्ट, सो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, दोनों क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने डिज़ाइन थिंकिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसके स्टेजेस को टच किया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हर एग्जाम में आ सकते हैं। और अ, हम इसके पीडीएफ को ही पढ़े थोड़ा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। तो यही है कि फर्स्ट वी हैव टू स्टडी लाइक व्हाट इज एम्पैथी, क्लोजर लुक टू एम्पैथी। नेक्स्ट देखते हैं डिज़ाइन थिंकिंग एसेंशियल्स, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंड, कीप, और ये थोड़ा ये जो कॉन्टेक्स्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा व्हाट आर द पिलर्स। पिलर्स क्या क्या होते हैं, एम्पैथी। ये पिलर्स है, ये स्टेजेस नहीं है, पिलर्स और स्टेजेस अलग अलग।
स्टेजेस होते हैं कि जब हम ऑपरेट करने वाले हैं किसी प्रॉब्लम को, जब हम अप्रोच करने वाले हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। पर पिलर्स होते हैं कि जो डिजाइन थिंकिंग, जो एक थिंकिंग अप्रोच है, इस थिंकिंग अप्रोच को कौन, ये जो थिंकिंग अप्रोच है इसमें इसमें क्या चाहिए हमें। सबसे पहले हमें एम्पैथी चाहिए, प्रॉब्लम को समझने का तरीका चाहिए, कैसे प्रॉब्लम को यूजर की पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। सेकंड इज कोलैबोरेशन, ये कोलैब इसमें कोलैबोरेशन चाहिए, लोग टीम्स आके सोचे, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरे दोस्त कुछ सोच रहे हैं, पूरी ग्रुप कुछ सोच रहा है, तो ग्रुप के सारे आइडियाज मिलके एक परफेक्ट आइडिया बनता है। वो परफेक्ट आइडिया हमें नेक्स्ट स्टेप आइडिएशन में हेल्प करेगी। ये जो परफेक्ट आइडिया होगा वही आइडिएशन होगा, और वो जो आइडिया होना चाहिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। दैट इज डिजाइन थिंकिंग के पिलर्स। दिस इज पिलर्स नॉट स्टेजेस। स्टेजेस में कुछ कुछ स्टेप्स मिल रहे स्टेजेस के, पर ये पिलर्स और स्टेजेस में डिफरेंस होता है। Next is design thinking is an iterative process, जिसमें मैंने बताया था. First step is to identify the target audience, which in simple terms is the user. Exactly. Next phase is empathizing and understanding the user. Yes. Here is the practitioner interaction. Yes. तो ये उस PDF है, ये भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। आप देख सकते हैं फ्यूचर ऑफ डिजाइन थिंकिंग, जैसे मैंने बताया था। फाइंड सिंप्लिसिटी, अपीलिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, इनोवेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए, क्लाइंट के एक्सपीरियंस मैटर करता है, यूजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिक अपीलिंग वेबसाइट बनाना चाहिए अपने को, सिंप्लिसिटी इन कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब जितना सिंपल बना सको उतना अच्छा है। फिर डिजाइन थिंकिंग हेल्प्स यू टू लर्न एंड ऑप्टिमाइज एबिलिटी टू इनोवेट, इनोवेट करने में हेल्प करता है, इनोवेशन आइडियाज ऑफ इनोवेशन को सपोर्ट करता है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड यूजर के लिए, जैसे मैंने सब बता दिया आपको। साइंटिफिक मेथड, और व्हाट इज द डिजाइन थिंकिंग वर्सेस साइंटिफिक मेथड, यानी कि डिजाइन थिंकिंग वर्सेस कंप्यूटेशनल मेथड। तो साइंटिफिक मेथड बोलते हैं या कंप्यूटेशनल थिंकिंग बोलते हैं। साइंटिफिक मेथड इज अ rigorously defining parameters of the problem for arriving the solution। सेम मैंने सब कुछ बता दिया आपको, रेफरेंस में बता दिया। एनालिसिस एंड सिंथेसिस, एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस refers to the process of breaking down something substantially into multiple fragments of components, while synthesis is to combine fragments। देखो बहुत सिंपल है, जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम्स को मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे पास, उस प्रॉब्लम को मैं मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ और उसको इंडिविजुअली सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज प्रॉब्लम है मेरे पास, एक वेबसाइट की प्रॉब्लम है। वेबसाइट में मेरे पास इंडेक्स का एक पेज है, मेरे पास एक अबाउट अस का पेज है, मेरे पास एक प्लान्स का पेज है। इन तीनों पेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो हम तीनों कोऑपरेट करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली एक बिगर प्रॉब्लम को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में बांट दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, यानी कि हम वेबसाइट की एनालिसिस कर रहे हैं, वेबसाइट की एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फ्रेगमेंट्स में तोड़ के कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास अ, ये ना हो के, ये प्रॉब्लम ना हो, अगर हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ही नहीं, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक इंडेक्स का पेज, एक अबाउट का पेज, और एक प्लान्स का पेज। ये तीनों हमारे पास है, और इन तीनों को यूज करके हम एक वेबसाइट बना दे, और वो वेबसाइट हो जाए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म की वेबसाइट। तो ये हमारा हो गया सिंथेसिस, यानी कि हम कंबाइन कर रहे हैं फ्रेगमेंट्स को, फ्रेगमेंट ऑफ एलिमेंट को, फ्रॉम एन एग्रीगेटेड एंड कॉन्करेंट होल, यानी कि इन तीनों को हम एक साथ कंबाइन करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और एक प्रॉब्लम हमें डिफाइंड नहीं था, ये प्रॉब्लम हमने इन तीनों कंबाइन करके प्रॉब्लम बनाया। दिस इज फॉर सिंथेसिस, यानी कि ब्रेकिंग डाउन यानी कि एनालिसिस, और कंबाइनिंग फ्रेगमेंट्स इज फॉर सिंथेसिस। नेक्स्ट, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। So what is analysis? Analysis and synthesis is equals to design thinking. This is design thinking. केस स्टडी हम इसमें कवर नहीं करने वाले, आप पढ़ सकते हो इसमें कि ये बेसिकली एक रियल लाइफ एग्जांपल होता है कि कहाँ यूज कर सकते हैं हम इसे। एनालिसिस से रियल लाइफ एग्जांपल, सिंथेसिस ऑफ केस स्टडी, लाइक डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये देख सकते हो आप। एनालिसिस केस स्टडी एनालिसिस नहीं करने वाला, पढ़ सकते हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग, लाइक डिजाइन थिंकिंग, divergent thinking, it involves finding many possible solutions at one stance in the essence of design thinking process. Okay, convergent is method of narrowing the available solution to the final solution. uh, as per the names आप समझ सकते हो, divergent यानी कि finding many possible solution of us in the first tense, यानी कि एक solution है हमारे पास, let's suppose एक सॉल्यूशन है हमारे पास, इसके बाद हम मल्टीपल सॉल्यूशंस डिराइव कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन नंबर वन था, ये टू, ये थ्री, तो इसके बाद मल्टीपल सॉल्यूशन हम डिराइव कर सकते हैं। वो डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्ज कर रहा है थिंकिंग को
हम डाइवर्स कर रहे हैं। पर अगर हमारे पास मेथड ऑफ नैरिंग डाउन अवेलेबल सॉल्यूशंस टू फाइनल सॉल्यूशन, अगर हमारे पास वेरियस सॉल्यूशन जैसे कि कलर चेंज होना चाहिए, इंटरफेस में इंप्रूवमेंट होने चाहिए, टेक्स्ट में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ये तीन हमारे पास सॉल्यूशंस है और इन तीन सॉल्यूशंस को हम कन्वर्स कर रहे हैं आपको सिंगल प्लेटफॉर्म सिंगल सॉल्यूशन में। इसे हम लोग इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। सो एक इंजीनियर को, एक डिजाइन थिंकिंग स्टूडेंट को, इंजीनियर में नहीं बोलने वाला, एक डिजाइन थिंकिंग स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, किस उसके पास क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए या कन्वर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो दोनों होनी चाहिए। क्यों? डाइवर्जेंट थिंकिंग से हम ये समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, और कन्वर्जेंट से हम उस सॉल्यूशन को इंटीग्रेट करना सीख सकते हैं कि उस सॉल्यूशन को हम वापस प्रॉब्लम में इंटीग्रेट कैसे करेंगे। एंड इंटीग्रेशन इज द मेन पार्ट, एज वी ऑल नो। जिसने इंटीग्रेशन सीख ली उसने पूरा प्रोसेस सीख लिया। तो दिस इज द, मेरे हिसाब से दोनों चाहिए। आपसे रीजन में पूछा जा सकता है, एक सवाल भी आ सकता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन व्हाट इज बेटर, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग? तो आपके हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो जैसा आपको समझ में आए। तो ये बेसिक्स है, मेन फीचर्स है ये सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, केस स्टडी मैंने नहीं बता, ब्रेकिंग द पैटर्न। नेक्स्ट इज आइडिएशन स्टेज में हम आ गए, अभी तक हमने स्टेज 1 किया था, फिर हम स्टेज 2 में आ गए। एप्लीकेशन प्रोसेस, अल्बर्ट आइंस्टाइन की कोट्स, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय द सेम काइंड ऑफ थिंकिंग दैट क्रिएटेड इट। मतलब आपको थिंकिंग, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जिसने प्रॉब्लम बनाया उसको थिंकिंग उसके हिसाब से सोचो, और उसके हिसाब से मत सोचो एक्चुअली। नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय द सेम थिंकिंग, सेम काइंड ऑफ थिंकिंग दैट क्रिएटेड इट। उस प्रॉब्लम को जो, जिस थिंकिंग ने उस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है, उसी थिंकिंग से आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। आपको सोचना कुछ अलग करना पड़ेगा, आपको कुछ इनोवेटिव सोचना पड़ेगा। इसका मतलब यही है, इट टारगेट करता है इनोवेशन को, इनोवेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन इनोवेशन को टारगेट करते हैं सेंटेंस से। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम को सोच रहे हो, उसी अप्रोच से सोच रहे हो जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तो आप उसे कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इज डिजाइन थिंकिंग इज न्यू प्रोडक्ट डिजाइन। सो स्टीव जॉब्स में भी कुछ कहा था इसके बारे में। ये हमारा 5 स्टेजेस, एम्पैथाइज, डिफाइन, डिफाइन इसमें नहीं होता, हम आइडिया लिखते हैं, तो डिफाइन भी हम बोल सकते हैं। हाँ, डिफाइन तो होता ही है ना, सॉरी सॉरी। एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, टेस्ट, प्रोटोटाइप। नेक्स्ट, प्रोटोटाइप पहले आएगा, टेस्ट बाद में आएगा, जैसे हमने देखा था उसमें। एम्पैथाइज क्या होता है, तो एम्पैथाइज वही है, व्हाई, व्हाट, व्हाई, हाउ। ये तीन चीजें हम पूछते हैं ऑडियंस एज अ यूजर। व्हाट, हम क्या यूज कर रहे हैं, हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम कैसे यूज कर रहे हैं। ये तीन चीजें को जवाब हमें मिल जाए तो हम एम्पैथाइज स्टेज में पूरा कर ले यूजर के हिसाब से। एग्जाम्पल भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, डिजाइन थिंकिंग डिफाइन, हाउ टू डिफाइन द प्रॉब्लम। सो एम्पैथाइज लेवल को फॉलो करने के बाद हम डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को, कि हम प्रॉब्लम ने प्रॉब्लम क्या देखा। तो स्टेप 2 था। स्टेप 3 है आइडिएट। आइडिएट क्या बोलता है हमें कि व्हाट, जो जो भी था ये आइडिएट, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ आइडिया लगाओ जो हमने सोचा। ये तीन हमें जो आंसर मिले उसके हिसाब से कुछ आइडिया खुद सोचो, कुछ इनोवेटिव आइडिया सोचो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। नेक्स्ट इज प्रोटोटाइप। अब तुमने जो सोचा है उसका एक प्रोटोटाइप बनाओ। और उसके बाद टेस्टिंग। टेस्टिंग मीन्स रिग्रेस टेस्टिंग, यानी कि लगातार 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 जब तक आपको फीडबैक मिला ना तब टेस्ट करते रहो। यहाँ पर हमारी पीडीएफ खत्म हो चुकी है। हम सिलेबस देखें तो हमने क्या कवर कर लिया, हमने बेसिकली पेजेस कर लिए। अब देख लेना कितना कुछ किया हमने, तो बहुत कुछ कर लिया वैसे। ओके, तो हमने यहाँ से, हम इससे पढ़ाई कर रहे हैं ना अभी। हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली हम इससे पूरे सॉल्व करेंगे, इसके पूरे सवाल सॉल्व करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, इसके पेपर के थ्रू हम इसके कॉन्सेप्ट्स को टारगेट कर रहे हैं, ना कि कॉन्सेप्ट्स के थ्रू पेपर को टारगेट कर रहे हैं। हमारा गोल अगर पेपर है तो हम पेपर के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को टारगेट करेंगे ना। हमारा गोल अगर कॉन्सेप्ट होता है तो कॉन्सेप्ट के थ्रू पेपर को टारगेट करते हैं, पर वो काफी टीडियस प्रोसेस हो सकता है, तो इसलिए हम पहले इससे शुरुआत करते हैं। तो आई थिंक दिस सीरीज विल बी बेटर, कि इस टाइप का क्वेश्चंस के हिसाब से आप कॉन्सेप्ट को टारगेट करो, विल बी द बेटर फॉर माय ऑडियंस, जिससे मुझे ऑडियंस का आइडिया लगा है। सो अगर आपको कुछ डाउट होता है इसमें कि डिजाइन थिंकिंग में और भी कुछ आपको पूछना है, या कुछ भी डाउट होता है, या कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।